हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना सर। मैं आप लोगों को रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी के पूरे कंसेप्ट्स कवर कराऊंगा। पूरे मतलब समझ रहे हो? आरसीएम वाला कवर कराऊंगा, रिवर्स चार्ज वाला कवर कराऊंगा। मैंने आरसीएम का जब ट्रिकी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने आपको ये चीज बोली भी थी कि मैं रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी की एक अलग वीडियो ही बना दूंगा ताकि सब कुछ कवर हो जाए। तो ध्यान दो, टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट सर। एकदम सिंपल, पहले आरसीएम वाली बात करते हैं सर कि अगर सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी होता है और अगर रेंटिंग है तो उस केस में क्या लगता है? फॉरवर्ड चार्ज। क्या लगता है? फॉरवर्ड चार्ज। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कि सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड दिया हुआ है तो सर वहां पर आरसीएम दिया हुआ है। तो सर बिजनेस एंटिटी और पर्सन रजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस? सर बिजनेस एंटिटी मतलब कंपनी या एलएलपी देगा क्वेश्चन में, और पर्सन रजिस्टर्ड मतलब इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर। आसान भाषा में गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी की सर्विसेज देगी तो उसके इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। गवर्नमेंट अगर किसी पर्सन रजिस्टर्ड, जो बंदा रजिस्टर्ड है, उसको अगर रेंटिंग की सर्विसेज दे रही है तो आरसीएम लगेगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है सर? एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा है। एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर किसी को सर्विसेज दे रही है रेंटिंग की तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। नहीं ध्यान दे रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट तो ये पढ़े भी नहीं होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ध्यान ही नहीं दे रहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। अरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बन गया एग्जाम में तो ध्यान रखना। ये हुई आरसीएम और फॉरवर्ड वाली चार्ज। सर आप समझो, ये आरसीएम के दोनों ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको दिए, मैं तो आरसीएम वाला ही लिखा हूं। आओ सर एग्जेम्पशन से कनेक्ट करते हैं। अब जबरदस्त कनेक्शन करेंगे सर। रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी है सर। पहले तो बताओ कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेसिडेंशियल, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होता है सर। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो पहले हमें यह चाहिए सर सप्लायर कौन है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम है सर। सर अच्छा, हाँ सर। अगर सप्लायर ही रजिस्टर्ड निकल गया तो फॉरवर्ड चार्ज। सर रिसिपिएंट भी तो रजिस्टर्ड है, क्या करूं मैं? सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज, सप्लायर रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, फॉरवर्ड चार्ज। सर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड, ओ भाई साहब जीएसटी क्यों आएगा? अबे दोनों ही अनरजिस्टर्ड है भाई, जीएसटी क्यों आएगा? छोटे छोटे लोगों को थोड़ी पकड़ने बैठी है सरकार। अब आती है रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। घर घर किराए पे दे रहे, और घर किराए पे देने वाला आदमी कौन है? सप्लायर रजिस्टर्ड है। एक स्टूडेंट बोला सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। भाई अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर जीएसटी क्यों पड़ रहा है भाई? फिर जीएसटी पढ़ ही क्यों रहा है? सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, और जिसको वो रेंट पे दे रहा है घर, वो रजिस्टर्ड पर्सन है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब बात ये आ रही है सर, वो रजिस्टर्ड पर्सन किस पर्पस के लिए यूज करता है? वो रजिस्टर्ड पर्सन कमर्शियल के लिए करे, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करे, वो छोड़ो सर। बट अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन सोल प्रोप्राइटर है तो उस केस में हम तीन बातें चेक करते हैं सर। क्या सोल प्रोप्राइटर जो रेंट पे जगह ले रहा है वो पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है? क्या ओन अकाउंट पे ले रहा है? क्या नॉट एज अ प्रोप्राइटर कंसर्न, अपने खुद के नाम पे ले रहा है सर रेंट पे? तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट। मैं बोला अच्छा एक मिनट, मान लो अगर सोल प्रोप्राइटर नहीं है या अदर देन सोल प्रोप्राइटर लिखा है, मान लो वर्धमान सर खुद रजिस्टर्ड है, जिसको किराए पे दिए वो एक कंपनी है, कंपनी सोल प्रोप्राइटर नहीं है, कंपनी। सरकार बोली उस केस में आरसीएम लग जाएगा। सोल प्रोप्राइटर एक लौता केस है जहां पर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होने के बाद भी एग्जेम्प्ट होता है, उसके अलावा कोई और रहा तो आरसीएम लग जाएगा सर। ध्यान रखने वाली बात। तो मस्त हो गया सर। अच्छा उसके बाद ध्यान देना सर, अब अगर आप रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कर रहे हो टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है। ओ भाई साहब, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आप उसे रेसिडेंस पर्पस के लिए दे रहे हो? तो एग्जेम्प्ट है सर। बढ़िया है सर। रेसिडेंस पर्पस के लिए सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल एग्जेम्प्ट सर।
सामने वाले को रेसिडेंस के लिए नहीं दे रहे, एनी अदर पर्पस के लिए दे रहे हैं। सर तो फॉरवर्ड चार्ज, सर फॉरवर्ड कैसे लग गया? सप्लायर रजिस्टर्ड बोला था मैंने, शुरू में ही बोला था सप्लायर रजिस्टर्ड। एक स्टूडेंट बोला सर अगर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड हुआ तो भाई मेरे जीएसटी ही क्यों आएगा? तूने बोला सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट पहले से ही अनरजिस्टर्ड, तो जीएसटी कहां से आएगा? समझ आ रही बात? अरे ये बहुत बेहतरीन चार्ट और नोट्स है सर, मतलब इसके बाद रेंटिंग को लेके कोई डाउट आ ही नहीं सकता। इतनी क्लैरिटी से चीजें लिखी है मैंने, एक एक चीज प्रॉपर बताइए सर। लास्ट डे तो सिर्फ इसको सुन के भी चल जाओ मेरी बातें तो भी हो जाएगा काम। अगला एकोमोडेशन सर्विस सर। सर ये हम पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े सर। एकोमोडेशन सर्विसेज आप स्टूडेंट को दो सर, फॉर हॉस्टल, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं, कैंप्स में, पेइंग गेस्ट में या लाइक वाले में, अगर आप एकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हो तो मैं दो चीजें चेक करूंगा और दोनों बातें पूरी होनी चाहिए सर। पहला 20,000 पर मंथ पर पर्सन से ज्यादा आप एकोमोडेशन सर्विसेज का पैसा नहीं ले रहे हो। एक स्टूडेंट बोला सर एक आध एकोमोडेशन सर्विसेज का एग्जाम्पल दे दो। बहुत सारे हैं, आपको टिफिन की सर्विसेज दी गई, आपके कपड़े धोने की सर्विसेज दी गई, और भी कोई फैसिलिटीज एमिनिटीज दी जा रही है, सब दो, पर सबकी वैल्यू 20,000 पर मंथ पर पर्सन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 भी होगा तो चलेगा, 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना सर। एंड वो बंदा वहां पर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज रहा है सर। अगर वो 60 डेज रह गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज होना चाहिए सर। तो दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों प्लस लिखा है, दोनों बातें सेटिस्फाई, मतलब सर एकोमोडेशन सर्विसेज का आप 20,000 से ज्यादा नहीं ले रहे और सामने वाला आपके पास 90 डेज से ज्यादा रह रहे, तो उस केस में एग्जेम्प्ट है। दोनों में से एक भी कंडीशन टूटी तो सर टैक्सेबिलिटी आई। मतलब एक आदमी, समझो मेरी बात, एक आदमी अगर 15,000 ही पे कर रहा है एकोमोडेशन सर्विसेज का, ठीक है, अब पर वो कंटिन्यूअस पीरियड 80 डेज रहता है, सर क्या टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ सर। एक पर्सन है 25,000 पे कर रहा है बट रहता 100 डेज है, सर क्या टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए सर, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। समझ आया? ये रेंटिंग का बड़ा सिंपल, बहुत इजी मैंने चार्ट बना के दे दिया है। इसके बाद रेंटिंग में डाउट नहीं आ सकता, बहुत सिंप्लीफाइड और इजी है सर, बहुत सिंप्लीफाइड। इसके बाद भी अगर आपको रेंटिंग में कुछ लग रहा हो पूछने लायक तो बिल्कुल पूछना। ये मैंने आरसीएम के दोनों रेंटिंग के कवर किए, फिर मैंने सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसमें जो आरसीएम वाला ट्रीटमेंट है वो भी यहां पर कवर कर दिया सर मैंने। और उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, घर किराए पे दे रहे हो, तो उसमें भी मैंने हर केस कवर कर दिया सर, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब कवर कर दिया सब। आई होप ये 100% क्लियर हो गया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ऐसे ही शॉर्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट्स के नोट्स में लाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।